हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं और आप सबको पता है कि हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आपने जो है तीनों पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझा होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ जी, 136 क्वेश्चन देखो, और ये जो है ये आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि इन CSMA CD होता है क्या है, क्या पता है सी की फुल फॉर्म आ जाए अभी एग्जाम में। तो CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल असेस कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कैरियर सेंस मल्टीपल असेस कोलिजन डिटेक्शन। क्या होता है? कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो ये होता है CSMA CD की फुल फॉर्म। अब आगे देखो, बोल रहा है कि बैंडविड्थ जो है वो 10 Mbps है और मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम है, मतलब मैक्सिमम यानी कि प्रोपोगेशन टाइम TP जो है वो कितना है भाई, आपका 25.6 है। ठीक है, और बोला है कि मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम, मिनिमम साइज बताना है फ्रेम का। तो क्या होगा मिनिमम साइज फ्रेम का? तो देखो, मिनिमम फ्रेम साइज जो होता है वो आपका होता है TFR इज इक्वल टू 2 TP, है ना। तो TP हमें 25.6 दे रखा है, तो TF जो है वो कितना हो जाएगा भाई, 25.6 गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 51.2 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मिनिमम फ्रेम का साइज पूछा है, तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो 10 Mbps है। तो बैंडविड्थ से हम इसको क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 Mbps से जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 512 को, तो आपको क्या, सॉरी 51.2 को, तो आपको क्या मिल जाएगा 512। अब देखो ऑप्शन में जो है 512 हमारे पास आ गया है। ठीक है, 512 आया। अब ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में बोला है 512 बाइट, 1024 बाइट, 64 बाइट, 32 बाइट। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये मेरे पास 512 आया है ना, ये बिट आया है। क्या है भाई? बिट आया है, ये बाइट नहीं आया। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, 8 से डिवाइड कर दूंगी। क्या कर दूंगी? 8 से डिवाइड कर दूंगी और इसको बाइट में चेंज कर दूंगी। तो क्योंकि बाइट में चेंज करने के लिए हम 8 से ही मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखो मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 64 बाइट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी, 137 क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन कंप्यूटर नेटवर्क CRC स्टैंड्स फॉर। एरर डिटेक्शन और करेक्शन के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है CRC जो होता है वो आपका क्या स्टैंड करता है? साइकिल रिडक्शन कोड, साइकिल रिडेंडेंसी चेक, साइकिल रिक्वेस्ट चेक, साइबर रिपीटेशन कोड। तो CRC की फुल फॉर्म बतानी है। CRC की फुल फॉर्म होती है साइक्लिक रिडेंडेंसी को चेक। ठीक है, जो कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और देख लो भी अच्छे से, क्या पता अगली बार CRC की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CRC का। ठीक है, 138 देखो, 138 में बोल रहा है देयर आर सेवरल कॉमन टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी आपको टर्मिनोलॉजी दे रखी है और पूछ रहा है कि इसमें से जो टर्मिनोलॉजी आपको गिवन है कंप्यूटर नेटवर्क की, सिग्नल रेट से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो आपकी सिग्नल रेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो देखो बिट रेट, बिट क्या होता है सबको पता है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि 0 1 को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर भी जो है हम कुछ ना कुछ सिग्नल को जो है रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, तो बिट रेट क्या हो जाएगी, कितनी जो है कितने पर यूनिट टाइम में आप कितना ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, तो ये आपका क्या होता है? बिट रेट। बोर्ड रेट क्या होता है? बोर्ड रेट आपका सिग्नल रेट होता है। बोर्ड रेट क्या होता है? सिग्नल रेट होता है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स यूनिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम के, कितने जो पर यूनिट टाइम में आपने सिग्नल यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र की हैं। मॉड्यूलेशन रेट, मॉड्यूलेशन रेट होता है यूनिट पर सेकंड। क्या होता है भाई? यूनिट पर सेकंड। तो बचा क्या भाई? पल्स रेट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 139 देखो भाई, OSI स्टैंड फॉर, OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 1000 बार कर चुके हैं OSI, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ मैं, कई बार करवा चुकी हूँ। तो OSI की फुल फॉर्म सबको पता होगी, यानी कि D ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद देखो
सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसेस स्पेसिफायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, जो हमारे एसेस स्पेसिफायर होते हैं कौन से होते हैं भाई, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक होता है प्रोटेक्टेड, बाकी तीन ही होते हैं, इससे अलग नहीं होते हैं। आप देखो यहाँ पर पब्लिक है बिल्कुल सही है, प्रोटेक्टेड है बिल्कुल सही है, प्राइवेट है बिल्कुल सही है, लेकिन इसने पूछा है नॉट वैलिड, जो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैलिड नहीं है वो आपका म्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं होता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी। 141 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, और थोड़ा सा डिटेल से समझना इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पता अभी नेक्स्ट टाइम भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये ना हो कि इसको आप गलत करके आओ। सबसे पहले देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है कंसीडर अ डायरेक्टेड ग्राफ। किसको कंसीडर करो, डायरेक्टेड ग्राफ को। अब जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है ना, वो क्या बताता है कि आपको डायरेक्शन दी होती है, डायरेक्टेड ग्राफ में आपको डायरेक्शन दी होती है कि किस डायरेक्शन, कौन से रूट पे आपको जाना है। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होगा, जहाँ पर आपको डायरेक्शन दी हो। अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, जहाँ पर आपको डायरेक्शन ना दी हो, आप अपनी मर्जी से जाएं। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें दे दी, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एजेस, सबको पता है। वर्टेक्स सेट, वर्टेक्स का जो सेट है वो क्या है, ए बी सी डी, यानी कि 4 वर्टेक्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी, एक है बी और एक है सी और एक है डी। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो एज है हमारी, देखो फिर से बनाते हैं, 4 वर्टेक्स हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी और एक हो गया डी। अब ए बी सी डी, अब बोल रहा है इन ए से बी पे जा रहा है भाई, डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली एरो लगाओगे। ए से सी पे जा रहा है, बिल्कुल एरो लगाओ। फिर बी से सी पे जा रहा है, बिल्कुल एरो लगा दो। ठीक है, और फिर बी से डी पे जा रहा है, बिल्कुल भाई एरो लगा दी। और फिर डी से जा रहा है सी पर, तो ये मैंने एरो लगा दी, आपका क्या बन गया भाई, डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। अब बोल रहा है कि इसमें से जो है वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग बतानी है। क्या बतानी है भाई, वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आपकी क्या होती है, वो होती है जहाँ पर आपकी साइकिल नहीं बनती। टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होती है, जहाँ पर आपकी साइकिल जनरेट नहीं होती, साइकिल नहीं बनती, उसको आप क्या बोलोगे, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर कोई साइकिल नहीं बन रही है। अब देखो भाई ऑर्डरिंग क्या होगी, देखो ऑर्डरिंग हम लेते हैं, सॉरी मैंने तो आपको यहाँ पर वो हो गया, फिर से कर लेते हैं भाई, एक सेकेंड रुको। ए से बी पे, ए से सी पे, और बी से सी पे, और सी से डी पे। ठीक है, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था, और ये आपका डी था। देखो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, अब बोल रहा है कि कौन सा वैलिड है। अब देखो यहाँ पर जो इनकमिंग एज है, जो जीरो होगी, जिसकी डिग्री जीरो होगी, उसको हम लेंगे। तो देखो ए की तरफ कोई जा रहा है, ए की तरफ कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो इसकी क्या है, जीरो। बी की तरफ क्या आ रहा है, एक एज आ रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डी की तरफ क्या आ रही है, एक एज आ रही है, तो इसकी भी 1 हो जाएगी। अब सी की तरफ देखो, ए से आ रहा है, डी से आ रहा है, और यहाँ से भी आ रहा है, तो इसकी कितनी हो गई, 3। तो जीरो किसकी है भाई, ए की, तो मैंने ए को लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ए को इरेज कर दो। इसके बाद मैंने इस ए को इरेज कर दिया, और इससे जो इनकमिंग एज जा रही थी मैंने इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब बी को देखो, अब बी की तरफ कोई इनकमिंग एज जा रही है, नहीं जा रही, तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। डी की तो 1 है ही। अब सी की क्या हो जाएगी, एक बी से आ रही है, एक डी से आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। अब देखो बी की 0 है, तो मैंने बी लिखा। अब देखो बी को इरेज कर दो, कर देते हैं भाई। बी से रिलेटेड जितनी एजेस हैं उनको डिलीट कर दो, कर दी भाई। ठीक है, अब देखो, अब डी की डिग्री कितनी है, डी के पास कोई इनकमिंग एज है, नहीं है, तो डी की क्या हो जाएगी, 0। सी की इनकमिंग एज 1 है, तो सी की हो जाएगी 1, तो फिर डी लिखेंगे, फिर लिखेंगे सी। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, ए बी डी सी, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी। 142 क्वेश्चन देखो, 142 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन इज वैलिड सेट। देखो एग्रीगेट फंक्शन बताने हैं आपको एसक्यूएल के। एसक्यूएल क्या होती है भाई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो 5 होते हैं। क्या होते हैं भाई, 5 आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया मैक्स, एक हो गया मीन, एक हो गया आपका एवरेज, एक हो गया सम, और एक हो गया आपका काउंट। ये 5 जो हैं आपके फंक्शन होते हैं किसके, एग्रीगेट। तो एक मैक्स, मीन, एवरेज, सम और काउंट। हाँ जी, ऑप्शन में देख लो, काउंट है, मैक्स है, एवरेज है, सम है, बिल्कुल ये सही है। मैक्स है, एवरेज है, सम है, लेकिन सिलेक्ट नहीं होता। यूनियन है, यूनियन नहीं होता। यहाँ पर ASC नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। 143 देखो, 143 में क्या बोल रहा है,
143 में बोल रहा है इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ऐसी है जो इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनवैलिड स्टेटमेंट आपकी कौन सी होगी भाई, फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास इज नॉट कंसिडर्ड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, तो बिल्कुल सही है, जो फ्रेंड फंक्शन जो क्लास होती है वो कंसिडर नहीं करती किसको, मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है, नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो होती है वो बिहेव करती है लाइक एक्सटर्नल फंक्शन के थ्रू, मतलब जो एक फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो बिहेव करता है एक्सटर्नल क्लास के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं वो आपके इनसाइड द फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कंसिडर नहीं करती, तो ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, लेकिन तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि इनवैलिड पूछा है। बी ऑप्शन में बोल रहा है मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, जो मेंबर फंक्शन है क्लास के वो कहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, क्लास के आउटसाइड में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, तो बी ऑप्शन भी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट में बोल रहा है स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास कैन असेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ फंक्शन ऑफ द क्लास, बोल रहा है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं किसी क्लास के उसको असेस करता है सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही असेस कर सकते हैं, नहीं जो अदर डेटा मेंबर्स हैं वो भी उसको असेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही असेस करें। तो यहाँ पर सी जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा भाई सी। और मैंने आपको लास्ट अभी कुछ देर पहले बताया था, पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में बताया था कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनकी जो हम जनरलाइजेशन करते हैं वो किससे करते हैं, जीरो से करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, सॉरी डी भी क्या है, वैलिड है, तो यानी कि ए बी डी वैलिड है, लेकिन इनवैलिड पूछा है तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। 144 क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक बार समझ लिया तो जो है आपका अगर दोबारा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना 3 लेवल हिरार्की, 3 लेवल हिरार्की है, तो मतलब आपकी 3 यहाँ पर जो है मेमोरी है, तो कौन कौन सी मेमोरी है, एक आपकी कैश मेमोरी है, एक आपकी जो है वर्चुअल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, और एक आपकी है मेन मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, तो देखो कैश मेमोरी का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, बिल्कुल है, मेन मेमोरी का थोड़ा बड़ा होगा और सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा और बड़ा होगा। अब ये बोल रहा है देखो मेन मेमोरी को असेस करने का टाइम है 5 नैनो सेकेंड, मेन मेमोरी को है 100 नैनो सेकेंड, और इसको है आपका 10⁻³ मिली सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर सब जगह नैनो सेकेंड है, आंसर भी नैनो सेकेंड में पूछा है, तो ऑब्वियसली हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा भाई, नैनो सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁹, यही होता है नैनो सेकेंड। तो अब हम इसको इक्वल लगाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 10⁻3, और इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 मिली सेकेंड बराबर है 10⁻6 क्या हो जाएगा भाई नैनो सेकेंड, और 10 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा भाई 10⁻7 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी असेस टाइम है वो क्या आ जाएगा अभी 10⁻7 नैनो सेकेंड आ जाएगा। अब बोल रहे हैं द हिट रेशो इज 80%, मतलब जो कैश मेमोरी का जो हिट रेशो है वो क्या है 80%, और आपका जो मेन मेमोरी का हिट रेशो है वो 99.5% है मेन मेमोरी का। तो क्लोजेस्ट एरिया बताना है कि आप कितने उसमें जो है असेस कर सकते हो। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो ध्यान से समझना एक चीज़, ये आपकी कैश मेमोरी है, ये आपकी है मेन मेमोरी, और ये आपकी है सेकेंडरी मेमोरी, या फिर आप इसको वर्चुअल मेमोरी कह सकते हो। देखो अगर मैं पेज ढूंढ रही हूँ और मुझे कैश मेमोरी में मिल गया तो मेरा पेज हिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना सिर्फ मुझे जो पाँच नैनो सेकेंड लग रहा है सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर मेरा पेज यहाँ पर जो है नहीं मिला, पेज मिस हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, तो भाई मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। तो मतलब पहले मैंने खुद को असेस किया जो वो टाइम लगा, फिर मैंने मेन मेमोरी को जो असेस किया मेरा वो टाइम लगा। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर मेन मेमोरी में मिल जाता है आपका पेज, तो आपका जो क्या हो जाएगा भाई इसका टाइम और इसका टाइम दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पर मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता, आपका पेज फॉल्ट हो जाता है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो मतलब इसका टाइम और इसका टाइम क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि 3 लेवल में क्या होता है कि पहले हम जहाँ पर जैसे कैश में है तो कैश पे देखेंगे, कैश में नहीं मिला तो मेन में जाएंगे, और मेन में नहीं मिला तो कहाँ पर जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करो भाई, क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो कैश हिट मतलब समझ में आ गया, कैश अगर हिट होगा तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी भाई, मतलब क्या क्या लिखेंगे, देखो 0.8 × 5 यही था हिट करने का टाइम है ना, प्लस अब आ जाएगा आपका अब आपकी आ जाएगी भाई मेन मेमोरी का क्या था
0.2 मतलब मिस हुआ तो 0.2 इंटू में उसको असेस करने का टाइम यानी कि 995 यानी कि 0.995 और एंड उसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, उसको असेस करने का टाइम कितना था 5 और उसको असेस करने का टाइम कितना था 100। ठीक है, यही था। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो यहाँ पर जो है अभी आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी आएगी, इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 2/10 गुणा में 995/1000 और गुणा में 105 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊँगी यहाँ से तो मेरा यहाँ पर आएगा भाई 4 + 20.895। ठीक है, अब देखो, अब मेन मेमोरी अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी का देखो। सेकेंडरी मेमोरी को असेस करने के लिए आपको क्या लगेगा, 0.2 इंटू 0.005 इंटू में आपको क्या 5 आपको ने असेस करने का टाइम लगा, फिर 100 लगा और फिर आपको 10⁻7 लगा। तो इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 1025। क्या आएगा भाई, 1025 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देख लो कि भाई 1025 है क्या, तो देन द क्लोजेस्ट एवरेज एरिया असेस टाइम, तो क्लोजेस्ट पूछा है तो क्लोजेस्ट आपका क्या है भाई, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1000 मतलब 24। ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ जी, 141 ये थोड़ा ब्लर है, हम दूसरा पेज खोलते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, 145 क्वेश्चन देखो। 145 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है आर्किटेक्चर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन सिस्टम, जब आप डेटा को प्रोसेस करवाते हो, प्रोसेसिंग करना मतलब फिल्टर करवाना। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सो दैट प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स डिस्क्रीट एंड कैरीज आउट वन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप डेटा फ्लो करवाते हो तो पाइप करवाते हो, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वन कंपोनेंट टू अनदर फॉर प्रोसेसिंग। तो इसको आप क्या कहोगे भाई, पाइप एंड फिल्टर कहेंगे। तो इसको आप क्या कहते हो, पाइप एंड फिल्टर कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 146 क्वेश्चन देखो। 146 क्वेश्चन में बोल रहा है इन एम एस एक्सेल 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। मतलब कौन सा जो है आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में मतलब कौन सा टैब पाया जाता है, कौन सा टैब मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा, या फिर जो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा। कौन सा मिलता है भाई, तो यहाँ पर जब आप इसको होम टैब पे उस पर जाके देखोगे तो आपको कौन सा मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 147 क्वेश्चन देखो। 147 क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में चेंज करना है तो सबसे पहले 34 को बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। बाइनरी में चेंज करो भाई, इसका बेस 2 से डिवाइड करते जाओ। दो 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 एकम 2, 2 सते 14, आपको 1 आ गया। हाँ, 0 आ गया। फिर 2 अठे 16 आपका 1 आ गया। फिर 2 चौके 8 आपका 0 आ गया। फिर 2 दूनी 4 आपका 0 आ गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, 0, 2 अठे 16 1, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0। अब फिर 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1 0। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कहीं है यहाँ पर 00, ये तो है नहीं, तो यहाँ पर भी 00, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, डी होगा, क्योंकि बाकी तो सारे कट गए हैं। अब पॉइंट के बाद वाला भी यही होगा, क्योंकि बाकी तो सब सारे मैच कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा भाई, डी होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। अगर आपको लगे कि भाई चलो एग्जाम हम आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 1 7, तो पॉइंट तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0.72 को मैं करूँगी तो 2 से फिर से करो, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 44 को 2 से करो, ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर क्या गया, 0 आ गया। तो क्या रहा है, 0 1 0। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब 148 देखो। 148 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेज और एक्टिविटी ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा फेज नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे फेज होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रिक्वायरमेंट एलिसिएशन और एनालिसिस, बिल्कुल हम रिक्वायरमेंट को एलिसिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होंगी। भई हम सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि यूज़र के रिक्वायरमेंट देखना, ठीक है। फिर हमारा जो है फिजिबिलिटी स्टडी तो है ही, फिर रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना, वैलिडेशन करना, लेकिन कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके फेज़ के अंदर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो 149, हमारे पास दो ही क्वेश्चन रह गए। 149 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंक्रोनाइजेशन में जो आपका टॉपिक है उसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया था, तो उसमें आपने देखा होगा, देखो मैंने आपको बताया था जो ब्लडी एनोमली है वो आपकी कहाँ पर आती है भाई, पेज रिप्लेसमेंट। जब आप एल्गोरिथम करते हो ना तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको अक्कर होती है, फेस होती है। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जो आपके एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होता है, रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम होती है, ये सारी जो है आपकी सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट है। लेकिन जो ब्लडी एनोमली जो प्रॉब्लम है वो आपका पार्ट है पेज रिप्लेसमेंट का, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर अभी 2021 में आप पूछ ले कि FIFO के अंदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर कौन सी एनोमली आती है, तो कौन सी आती है भाई, डी आती है, यानी कि ब्लडी एनोमली आती है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो क्या बोल रहा है। लेट ए एंड बी आर टू डिवाइसेस, आपके पास दो डिवाइस हैं टू प्ले वीडियो गेम खेलने के लिए। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ हैंडल ऑन बेस एंड बटन फॉर प्रेसिंग एंड रिवॉल्विंग वाइल वीडियो गेम, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि उसने क्या किया, हैंडल और बेस किया बटन को फॉर प्रेसिंग और रिवॉल्विंग वीडियो गेम खेलते वक्त उसने बटन को प्रेस करवाया, मतलब आप हैंडल करवा रहे हो, ठीक है। और बी का क्या कह रहा है, इन बोथ हैंड, उसने क्या किया, दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है और मूव करवा रहा है उसको इन द एयर, दिस इज और द साइड। देखो आप लोगों ने जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, देखिए ना छोटा सा एक वो होता है जिसको आप इधर से उधर करते रहते हो, इधर गया उधर गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो ए और बी हैं वो दोनों क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर इसने हैंडल किया हुआ है, यानी कि वो आपकी क्या है, जॉयस्टिक इस तरीके से होती है कि जो है यहाँ पर लंबा सा डंडा होता है जिसको आप आगे पीछे करते रहते हो, ठीक है। और देखो जॉयस्टिक बाकी तो कहीं पर है नहीं, तो और बाकी आपका पीछे क्या है, गेम पैड को आप पकड़ के जो है खेलते रहते हो, जो कि हवा में रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा 2019 का जो पेपर है वो होता है ख़त्म, ठीक है। कल जो है हम 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे पूरा। तो आई होप आपने 2019 को अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट है तो 2019 के पेपर में तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अच्छी लगती है तो बिल्कुल कमेंट करते रहिए, ठीक है। अच्छा लगता है, मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।